पहले ये बता दूं कि ईरान ने निशाने कहां कहां साधे। आखिर ईरान 180 मिसाइलों के अटैक से करना क्या चाहता था? तो इसका एक इसका कॉमन जवाब ये हो सकता है कि इजराइल में दहशत बड़े पैमाने पर फैला देना। तेल अवीव को निशाना बनाया गया, हादेरा को निशाना बनाया गया, बेटयाम को निशाना बनाया गया, अशदोद को निशाना बनाया गया, अशलोन को निशाना बनाया गया, नेतन्याह में निशाना बनाया गया, रामुला, नेतर्या, नाशोलिम, यरोहाम, जेनिन और नाबलूस, इन जगहों पर एक साथ इन मिसाइलों को मारा गया, जिसके जरिए एक बड़े इलाके में ईरान के नाम का डर कायम किया जा सके, उस लड़ाई में जहां पर इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म कर रहा है, जैसा मेजर जनरल पीके सहगल कह रहे थे। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, प्रॉक्सीज को खत्म करना ये इजराइल की प्राथमिकता है। ईरान तक सीधे न वो जा सकता है, न ईरान सीधे इजराइल तक आ सकता है। ये तो हवा हवाई लड़ाई होती रहेगी। लेकिन इजराइल अब करेगा क्या? सबसे नजदीक हिजबुल्लाह, जिसके 1 लाख लड़ाके कहे जाते थे, जो लेबनान में बैठा हुआ है, जहां पर अभी ताज़ा हमले इजराइल ने किए हैं। क्या इजराइल अब लेबनान के अंदर एंट्री करके इस प्रॉक्सी को और ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिससे ईरान और परेशान हो? बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल है आपका राजू भाई। देखिए, बात ऐसी है कि इजराइल ने ऑलरेडी अपनी टैंक्स, अपनी आर्मर्ड कोर की ब्रिगेड ऑलरेडी लेबनान के बॉर्डर पे लगा दी है। बल्कि कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी लेबनान के अंदर उनकी टैंकें घुस आई हैं। तो अगर इजराइल जो अभी तक हवा हमले कर रहा था, हवा में भाग रही थी, अगर वो ग्राउंड अटैक्स करता है, इंटेंसिफाई करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होने वाले हैं। तो इसमें केवल इजराइल और लेबनान की लड़ाई नहीं होगी, ईरान 100% इसमें और ज्यादा जोर दमखम लगा के इसमें कूदने वाला है। और अगर हम कल की बात करें, जो कि जिस तरीके से ईरान ने कहता है कि ईरान ने केवल, ये ईरान का बयान है कि उन्होंने केवल 3 बेसों पे टारगेट किया था। उनका मोसाद, जो स्पाई एजेंसी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऊपर भी टारगेट किया था। तो मैक्सिमम उनका 90% का ऑब्जेक्टिव उनको मिल चुका है, ऐसा ईरान का बयान था। लेकिन इजराइल का बयान अलग था। इजराइल ने कहा नहीं, इनका कुछ नुकसान हुआ नहीं है, और इन्होंने ये हमारे सिविलियन, हमारे रेस्टोरेंट, हमारे स्कूल पे भी इन्होंने निशाना दागा है। और देखिए, जो इनका जो आयरन डोम है, वो है डिजाइन इंटरसेप्ट करना शॉर्ट रेंज रॉकेट, जो कि हमस ने और हिजबुल्लाह के पास है तकरीबन। तो बल्कि जो इसके बाद फिर इनका डेविड स्लिंग है। ये एक अगेन टेक्नोलॉजी है जो कि जॉइंट अमेरिकन और इजरायली मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है, और ये इस्तेमाल होता है कि इंटरसेप्ट करना मीडियम टू लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, जो कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हो उनको। और देखिए, जो आयरन डोम जो 70 किलोमीटर की दूरी पे के रॉकेट तक इनकी रेंज रखता है, इनको इंटरसेप्ट करने का। डेविड स्लिंग, जिसकी मैंने बात करी, वो 300 किलोमीटर जी, 300 तक डेविड स्लिंग है। एरो 1, एरो 2, एरो 3 भी है इसके बाद। करेक्ट, करेक्ट। तो एरो सिस्टम जो है, जो कि तकरीबन 2500 मैं किलोमीटर मान लूंगा, 2400 टू बी प्रिसाइज, एरो 2, एरो 3, तो ये इजराइल के पास में है। और इजराइल कई सारे रॉकेट्स में से अमेरिका की हेल्प की वजह से और आयरन डोम, तो आईडीएफ लेबनान में करने की किस तैयारी में है? क्या करेगा अगर आईडीएफ लेबनान के अंदर जमीनी लड़ाई लड़ेगा? क्या आईडीएफ लेबनान के अहम इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा? क्या आपको यह एंटीसिपेशन नजर आता है जिससे हिजबुल्लाह को या तो पीछे धकेल दिया जाए या खत्म कर दिया जाए फ्रंट इलाकों से पूरी तरीके से? जी, अप्रैल में जब ईरान ने हवाई हमले करे थे इजराइल पे, तब ये आयरन डोम सिस्टम से ही इनके सारे इंटरसेप्ट हुए थे और ये सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में इनके गिरे थे। लेकिन अगर जमीनी, जैसे आपने बताया कि इजराइल करना क्या चाहता है जमीनी हमले से, तो ये बहुत भीषण, बहुत घातक, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हमने देखा था जब ये शुरुआत हुई थी, 2-2.5 साल पहले की बात है। अब देखा कि रूस की बड़ी बड़ी कॉन्वॉय घुसाई थी यूक्रेन के अंदर, और काफी हद तक 30 किलोमीटर के अंदर डीप और अंदर। तो क्या इजराइल लेबनान का वो हशर कर पाएगा जो ये गाजा पट्टी में कर चुका है? क्योंकि लेबनान है, गाजा पट्टी अलग था। क्या इजराइल
ईरान का वो असर कर पाएगा? मुझे मुश्किल लग रहा है, इजराइल उनका तो वो असर नहीं कर पाएगा जिस तरीके से। चलिए मैं संजीव जी को ले आता हूं, संजीव जी को भी बहस में ले आता हूं। संजीव जी, 1982 जब पीएलओ था, यासिर अराफात था और पीएलओ को सीरिया के लड़ाके सपोर्ट कर रहे थे, तब इजराइल की आर्मी आईडीएफ लेबनान के अंदर घुसी थी, यासिर अराफात को भागना पड़ा था। उसके बाद 2006 में भी वही स्थिति आई, लेकिन तब जब 1982 में काफी अंदर तक आईडीएफ चली गई थी, 2006 में आईडीएफ ने रणनीति बदली, ऐसा नहीं किया। इस बार क्या ईरान को सबक सिखाने के लिए आईडीएफ लेबनान को काफी अंदर तक अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा? टैंक्स ऑलरेडी जा चुके हैं, थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन शुरू भी हो गया है। देखिए राजीव जी, इजराइल का जो सदर्न लेबनान में जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। वहां पर जैसा कि आपने स्वयं कहा कि टैंक्स और वहां पर अनेक जो मूवमेंट्स देखे गए हैं, और वहां पर इजराइल का दो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर दिखाई देता है। पहला ये कि जो सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा जो टनल्स और अनेक तरीके की जो फैसिलिटीज बना के रखी गई हैं, कि जिसका इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला इजराइल के ऊपर करने की साजिश रच सकता है। ऐसी किसी भी हिजबुल्लाह की साजिश को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए, नाकाम करने के लिए वो सदर्न लेबनान को अपने जो है कब्जे में वो लेगा। दूसरा जो एक ऑब्जेक्टिव है कि 7 अक्टूबर के बाद से जो नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान के जो नॉर्दर्न इजराइल के जो इजरायली नागरिक हैं, वो बड़ी संख्या में 60,000 से 80,000 की संख्या में वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड होकर के इजराइल के अन्य इलाकों में चले गए। और इजराइल की सरकार की प्राथमिकता रही है कि वो उन नागरिकों को नॉर्दर्न इजराइल में अपने घरों में वापस लाने के लिए सही वातावरण का निर्माण करे, और उसको भी इंश्योर करने के लिए इजराइल और सदर्न लेबनान अपने एक ऑक्यूपेशन में ले सकता है, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। जैसा कि आपने कहा कि 1982 में इजराइल ने सदर्न लेबनान पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में लिया, और ये जो कब्जा है 2000 तक जारी रहा। सन 2000 के बाद जो इजरायली सेनाएं सदर्न लेबनान से हटी, और उसके बाद फिर से जो सेकेंड लेबनान वॉर हुआ 2006 में, उसमें फिर से एक बार इजरायली सेनाओं ने लेबनान में प्रवेश किया था। लेकिन जो वर्तमान समय में ये जो इजराइल का ऑपरेशन है, जिसे एक थर्ड लेबनान वॉर की शुरुआत भी कह सकते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने घरों तक वापस पहुंचाने का, और हिजबुल्लाह को अंदर से इतना कमजोर, इतना भयाक्रांत और इतना ज्यादा वीक कर देने का है कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला करने का दुस्साहस करने के बारे में सोच भी ना सके। इस तरीके की मंशा के साथ बेंजामिन नेतन्याहू कार्य कर रहे हैं। और अभी आपने देखा राजीव जी कि जिस तरीके का ऑपरेशन इजराइल ने कंडक्ट किया, पहले पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट के माध्यम से पूरे हिजबुल्लाह के कमांड और कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसको डिसरप्ट कर दिया। ये जो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं वो अपना मोबाइल और पेजर वगैरह इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, और वो जाहिर है कि एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और जब हसन नसरल्लाह और उसके जो हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स, जाहिर है कि जब उनके कम्युनिकेशन में इतना बड़ा ब्रेक आ गया था, तो उन्होंने एक मीटिंग करने के लिए असेंबली की और हिजबुल्लाह के क्वार्टर पे इकट्ठा हुए। और जब ये जो गैदरिंग उन्होंने की, उसके ऊपर इजराइल ने इंटेलिजेंस गैदर किया हुआ था, और उसके ऊपर एक बहुत ही पिन पॉइंट अटैक करते हुए पूरे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को ही ध्वस्त कर दिया, जिसमें हसन नसरल्लाह भी मारा गया, अनेक अन्य हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए। तो इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, इंटेलिजेंस बेस्ड और एक मैसिव तरीके से हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही हैं। और हिजबुल्लाह हो चाहे हुती हो राजीव जी, वो 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला करने का दुस्साहस न कर सके, इस बात को इजराइल इंश्योर